नमस्कार साथियों, आपका सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं टेस्ट सेट 8। यह आईटीआई स्टेनोग्राफर करने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जो ऑनलाइन पेपर में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है दोस्तों। इसमें 100 प्रश्न होंगे दोस्तों और प्रत्येक सब्जेक्ट इंक्लूड रहेगा इसमें दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहें। इसमें आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा दोस्तों। आप पेन पेपर उठा लें और जो आपको आंसर लगे उस आंसर का आप ऑब्जेक्ट नंबर लिख लें दोस्तों। फिर इसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा, तो आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। और आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों ज़्यादातर। और आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका टेस्ट के जो मार्क्स है वो 85 अंक से ऊपर ही रहें दोस्तों। मेहनत ऐसी करिए कि 85 अंक से आपके ऊपर रहें, इससे कम ना हो पाए दोस्तों। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट की शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो दोस्तों सीरीज शुरू हो रही है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और स्टेनो थ्योरी में कंप्यूटर दोनों में कंपलसरी आता है दोस्तों। तो उसके क्वेश्चन अलग किए गए हैं दोस्तों। तो इसके 30 प्रश्न होंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है हमारा। ये रहा दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, सभी। 5 सेकंड का समय है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो होगा आपका कीबोर्ड। याद रखना दोस्तों, जो इनपुट डिवाइस है वो आपकी कीबोर्ड है, माउस है ना। तो आप इन चीज़ों की याद रखें। बाकी आपका प्रिंटर, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। HTML, HTTP, URL, FTP। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा HTML होगा दोस्तों। याद रखना कि वेब पेज लिखने के लिए मतलब भाषा का प्रयोग करेंगे हम। तो दोस्तों HTML का आप नाम पूरा अगर इसका आप विस्तार करते हैं, है ना, तो इसका पूरा नाम होता है जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। तो लैंग्वेज से मिल जाता है भाषा, और लिखने के लिए हमें भाषा चाहिए होती है दोस्तों। तो हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो HTTP, तो उसका जो पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। URL की बात करें दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। और जो आपका डी ऑप्शन है FTP, इसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन के जो पूरा नाम है उनको नोट डाउन कर लें आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम है बस, पोर्ट, मॉडेम, हब। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मॉडेम होता है दोस्तों। मॉडेम के बिना आपका कम्युनिकेशन नहीं संभव दोस्तों, क्योंकि अगर मॉडेम की फुल फॉर्म नाम की बात भी करते हैं दोस्तों तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है दोस्तों। इसको याद रखें आप कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बस एक टॉपोलॉजी है, पोर्ट में आप प्रिंटर वगैरह जोड़ते हैं, हब से आप नेटवर्क को जोड़ने की प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का विस्तारक नाम क्या है। .dog, .ppt, .xls, .doc। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसको याद रख लेना दोस्तों आप। ये होता है MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम दोस्तों। ये है आपका MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xls। तो इसको भी आप याद रखें दोस्तों। और .ppt की बात करें तो ये पावर पॉइंट का है दोस्तों एक्सटेंशन नेम। तो आप इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन बाइनरी संख्या नहीं है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी संख्या 1 0 1 2 नहीं है, क्योंकि जो बाइनरी संख्या होती है वो 0 और 1 की फॉर्मेट में होती है। तो दोस्तों याद रखना, तो सब में 0 1 है, जबकि इसमें 2 है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सेल में फॉर्मूला लिखने से पहले किस साइन का प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको। जब आप एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, तब फॉर्मूला लिखता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हमें इक्वल का चिन्ह लगाना होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? होम पेज, ब्राउज़र, सर्च इंजन, वेब पेज। तो दोस्तों याद रखना, जो वेबसाइट का मेन पेज होता है वो आपका होम पेज कहलाता है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड में सेव एज करने की शॉर्टकट कीज़ क्या है? तो दोस्तों सेव एज करने की शॉर्टकट की पूछी है दोस्तों, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, Ctrl+P, Ctrl+O, Ctrl+S, F12। तो दोस्तों याद रखना, सेव एज करने की जो शॉर्टकट की है वो है आपकी F12 है दोस्तों। आपका Ctrl+P से प्रिंट होता है, Ctrl+O से ओपन होता है, Ctrl+A से फाइल को आप सेव करते हैं, और सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? F12। तो दोस्तों ध्यान रखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड में फुटर कहाँ पर दिखाई देता है? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीचे होगा दोस्तों। अगर हेडर एंड फुटर की बात करें दोस्तों, जैसे कि आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं, अपने पुस्तक का नाम देना चाहते हैं, अध्याय डालते हैं, तो आप हेडर में डालते हैं दोस्तों। फुटर में आप पेज वगैरह डाल सकते हैं, पेज नंबर वगैरह। तो ध्यान रखना, फुटर कहाँ होता है आपका दोस्तों? नीचे होता है, और हेडर ऊपर होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बहुत ही मेहनत से बनाते हैं दोस्तों आपके लिए पेपर टेस्ट वगैरह, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं जो पेपर में आने की पूरी संभावना रहती है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में ट्रिपल ए का एक प्रकार है। ट्रिपल ए का मतलब अगर दोस्तों बोलते हैं तो ट्रिपल ए आपको तीनों ए का नाम बताना होता है, उसमें से एक प्रकार होगा दोस्तों उसका। तो उसका जो करेक्ट आंसर बताना है आपको, तो ध्यान रखना दोस्तों, ए ट्रिपल ई में पहले का नाम रहेगा एटीट्यूड दोस्तों, जैसा कि आपका पहला ऑप्शन में है। दूसरा होता है अटेंशन, तीसरा होता है एडजस्टमेंट। तो ध्यान रखना दोस्तों, ट्रिपल ए के तीनों नाम आपके सामने दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2010 में जब Ctrl+A को दबाया जाता तो क्या होता है दोस्तों? कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता, यह रो को सिलेक्ट करता है, यह केवल कॉलम को सिलेक्ट करता है, यह पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे इसकी दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त है? तो ई का नाम बताना, फुल फॉर्म नाम क्या है? इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिकल ई कॉमर्स होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स होता है दोस्तों। तो उसको याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, OMR का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैंक,
मॉल, परीक्षाओं में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, बैंक में MICR का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके फुल फॉर्म नेम की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है दोस्तों, जो बैंक के चेक के रूप में नीचे इंक होती है दोस्तों हरे रंग की, आप देखना कभी, तो उसमें किया जाता है MICR का। मॉल में अगर ऑप्टिकल बार रीडर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ है तो जो बार होता है दोस्तों कुछ तरह का बना होता है, उस पर आप एक लाइट लगा मतलब पास में करते हैं, जिससे उसके पैसे इंक्लूड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो याद रखना, इसमें OBR का प्रयोग किया जाता है। और जो OMR है आपका, OMR का प्रयोग किया जाता है आपका परीक्षाओं की कॉपी चेक करने में दोस्तों। याद रखना, आपने देखे भी होगी कुछ इस तरह की, जैसे ABCD भी लिखी होती है, उसमें गोले चिन्ह बन जाते हैं दोस्तों, उस पर फिर आप उसको काला करना पड़ता है दोस्तों, तो ये कहलाता है OMR सीट, है ना। तो उसको चेक करने के लिए किया जाता है, इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मॉडेम से तात्पर्य है। तो दोस्तों उसके पहले ही मैं बता चुका हूँ उसका पूरा नाम क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। इससे कम्युनिकेशन संभव होता है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीविज़न तकनीकी क्षेत्र में LCD का अर्थ क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। याद रखना दोस्तों, LCD का, LED का और CRT का, ये क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर के प्रकार हैं दोस्तों। तो आपको जैसे LCD का जो आंसर है वो है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर LED का पूछ लेता है दोस्तों तो आप इसको भी नोट डाउन कर ले, लाइट इमिटिंग डायोड होता है दोस्तों। अगर CRT की बात करें तो कैथोड रे ट्यूब होता है दोस्तों। तो आप इन तीनों के फुल फॉर्म नाम आप नोट डाउन कर लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ALU का पूरा रूप है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर D। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतया पूर्ण रूप क्या है। की ब्लॉक, कर्नल बूट, किलोबाइट, किटबिट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो C होगा, किलोबाइट होगा, क्योंकि ये मेमोरी की क्षमताएं होती हैं दोस्तों। याद रखना, KB, MB, है ना, बाइट, मेगाबाइट, आपका गीगाबाइट, टेराबाइट। तो ये क्या है, आपकी मेमोरी की क्षमता है दोस्तों। इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा आपका किलोबाइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है। शीशा, क्रोमियम, सिलिकॉन, सोना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C, सिलिकॉन होगा। और दोस्तों याद रखना, अगर इसका पूरा नाम पूछे IC बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट नाम है इसी का। ये सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बनी होती है दोस्तों, इसको भी नोट डाउन कर लें, कभी कभी आ जाता है। तो दोस्तों याद रखना, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, खालिस्तान सिस्टम का मुख्य सर्किट बोर्ड है। कंट्रोल यूनिट, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, फादरबोर्ड। ये तो दोस्तों हम भी नहीं जानते फादरबोर्ड क्या है। चलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C, मदरबोर्ड होता है दोस्तों। कंप्यूटर में CPU मुझे लगा वो होता है मेन बोर्ड, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं दोस्तों। तो याद रखना इसको, कंट्रोल यूनिट CPU का भाग है, कीबोर्ड अलग चीज़ है दोस्तों, ये फादर कुछ नहीं होता दोस्तों, है ना, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है ALU और कंट्रोल यूनिट का संयुक्त रूप कहलाता है। मेमोरी, CPU, PC, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ALU और कंट्रोल यूनिट किसके अंतर्गत आता है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CPU। तो याद रखना दोस्तों, CPU कितने भाग होते हैं, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हिंदी में बात करें तो केंद्रीय संसाधन इकाई। CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो दोस्तों 2 चीज़ दी गई हैं, इनसे इंक्लूड होकर क्या बनता है आपका CPU बनता है, तो इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कीबोर्ड में डिलीट कीज कितनी होती हैं। कीबोर्ड में आपको डिलीट कीज बतानी कितनी होती हैं दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 डिलीट की होती हैं, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में टेबल बनाने के लिए आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई भी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, टेबल बनाने के लिए इंसर्ट करेंगे तो वो किस ऑप्शन के अंतर्गत आती है, वो इंसर्ट ऑप्शन के अंतर्गत ही आती है। तो ध्यान रखना दोस्तों इसके लिए। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, वर्ड आर्ट, कि वर्ड आर्ट ऑप्शन किस मेन्यू बार ऑप्शन के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका इंसर्ट के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो आपका मुख्य मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं इसको दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी, तो याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कॉलम और रो से मिलकर क्या बनता है। तो दोस्तों पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका था ये प्रश्न। तो कॉलम और रो से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, सेल बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और सेलों के समूह से क्या बनता है दोस्तों, रेंज बनता है। और रो और कॉलम से मिलकर आपको बता ही चुका हूँ कि सेल बनता है दोस्तों, तो इसको आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, डिजिटल इंफॉर्मेशन की सबसे बड़ी इकाई है, जो हमें सबसे इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी यूनिट क्या है मेमोरी की, किलोबाइट के भी बोलते हैं दोस्तों उसको, बाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, MB मेगाबाइट होती है बताने इसमें। तो याद रखना कि बाइट के बाद आता है आपका KB किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा है MB मेगाबाइट। अब इसके बाद आता है GB आता है दोस्तों, गीगाबाइट तो नहीं है, उससे ही बड़ी होती है एक टेराबाइट। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका जो सबसे बड़ी इकाई होगी वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, टेराबाइट। टेराबाइट से भी बड़ी होती है पेटाबाइट। तो दोस्तों इसको भी आप याद रखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट कीज क्या है, Ctrl+S, Ctrl+O, Ctrl+P, नन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ओपन करने की शॉर्टकट की पूछी तो Ctrl+O हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से इनपुट डिवाइस का प्रकार नहीं है, मॉनिटर, लाइट पेन, OMR, कीबोर्ड। तो दोस्तों हमारा पहला ही नहीं है, मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, और बाकी क्या है, लाइट पेन इनपुट है, OMR भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रैम किस मेमोरी के अंतर्गत आती है, प्राथमिक, द्वितीयक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, जो प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती है वो आपकी रैम और रोम होती है दोस्तों।
तो आप इसको याद रखें। द्वितीयक में आपकी जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह ये सब आ जाती हैं दोस्तों, तो इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, और इस सीरीज़ में कंप्यूटर क्वेश्चनों का यह आखिरी प्रश्न है दोस्तों। जो हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, डबल सी का पूरा नाम क्या है। डबल सी की बात करें तो आपको इसका फुल फॉर्म नाम बताना है दोस्तों। इसका हिंट भी कर देता हूं दोस्तों, इसका उपयोग ईमेल में किया जाता है दोस्तों। इसका नाम बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन कॉपी। मान लीजिए आप एक मेल है उसको आप भेजना चाहते हैं अन्य दोस्तों को, तो आप डबल सी पर क्लिक कर देते हैं, तो आप वही मेल कई सारे फ्रेंडों को, व्यक्तियों को फॉरवर्ड कर सकते हैं दोस्तों। तो याद रखें दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले टेस्ट की ओर, जो हमारा स्टेनो थ्योरी और ऑफिस सेक्रेटरियल क्वेश्चन से संबंधित होगा। तो याद रखें दोस्तों, इसमें जो प्रश्न हैं वो 40 रहेंगे दोस्तों इसके, तो आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डाक को कितने वर्गों में बांटा गया है। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपकी डाक 2 प्रकार की होती हैं, आवक डाक और जावक डाक, तो याद रखें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से जाने वाली डाक को क्या कहते हैं। जाजा डाक, जावक डाक, आवक डाक, सभी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जाने वाली डाक को जावक डाक बोलते हैं, आने वाली डाक को आवक डाक बोलते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, का आ वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो दोस्तों एक बार इसको रटने वाला काम नहीं होना चाहिए आप लोगों का, है ना। आप खुद बोलिए का वर्ग को कि कहाँ से निकलता है, आपके मुंह के किस भाग से निकलता है। का का आपका जीभा कहीं भी टच नहीं होती है, सीधा एक कंठ से निकल रहा है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका भी उच्चारण करके देखिए आप दोस्तों। चा तो मतलब इसमें क्या है, जब जीभ आपके ऊपर वाले भाग में टच करती है, देखिए चा बोलने पर आपकी जीभ है जो ऊपर वाले भाग में टच करती है, तो उसे बोलते हैं तालु। याद रखना दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से वह पत्र कौन सा है जिसके लिफाफे पर पता नहीं लिखना होता है। मतलब दोस्तों उसमें पता लिखते ही नहीं हैं। एक ऐसा लिफाफा बताना दोस्तों आपको, वो है आपके पास 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों याद रखना जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। खिड़कीदार लिफाफा होता है दोस्तों, उसमें पता लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अंदर पता लिखा होता है तो वो बाहर से हमें दिख जाता है। तो दोस्तों याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेलिंग मशीनें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। तो याद रखना दोस्तों, मेलिंग मशीनों की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की, पत्र खोलने वाली मशीन, पत्र मोड़ने वाली मशीन, और क्या पता लिखने वाली मशीन होती है दोस्तों, ये मेलिंग मशीन कहलाती हैं दोस्तों। तो उनको आप नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, पत्रों को तार से जोड़ने वाली मशीन का नाम क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेपलर होता है तार से जोड़ने वाली मशीन पत्रों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्रुत गति से जाने वाली डाक को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पीड पोस्ट सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, पिन का पूरा नाम बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों,
पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा दोस्तों। तो इसमें थोड़ी सी गलती होगी दोस्तों, एफ बना लेना दोस्तों है ना, आइडेंटिफिकेशन लिख लेना इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बैठक में विचार के लिए रखा जाने वाला विषय होता है। तो दोस्तों वो क्या होता है जो बैठक में विचार करने के लिए रखा गया जाने वाला विषय होता है, वो होता है आपका प्रस्ताव, क्योंकि उसको पास भी किया सकता है और नकारा भी जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अधिकारी के नाम से प्राप्त डाक को खालिस्तानी खोलता है। कौन खोलता है दोस्तों? क्लर्क, अधिकारी, चपरासी सभी। तो दोस्तों जिसके नाम की वो डाक होती है वही खोलता है, क्लर्क को नहीं आप ओपन करवा देना है ना दोस्तों, ना ही चपरासी को। ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, टा ठा डा ढा आपके एड़ा सब आते हैं, लेकिन घा का वर्ग में आता है दोस्तों। तो इसको याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों? तो याद रखना, संयुक्त व्यंजन मतलब मिल के बने हों दोस्तों, जैसे छा मिल के बना है आपका, त्रा ग्या मिल के बने हैं, जो नहीं बना है वो आपका है सा। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपको अगर कहीं भी डाउट होता है आप निसंकोच कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, और आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इस पे जाके आप जो भी दिक्कत है आपको पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताइए शुद्ध कौन सी है दोस्तों वर्तनी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि। ऐसे लिखते हैं दोस्तों, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना। इसमें भी दोस्तों ज्येष्ठ को बताना दोस्तों। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, किस वर्ण से कभी शब्द शुरू नहीं होते हैं? आपको बताना दोस्तों। तो याद रखना, ढ़ा ढ़ा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से ही वर्ड कभी भी शुरू नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो व्यंजन रेखाएं बीच में टेढ़ी होती हैं उन व्यंजन रेखाओं को क्या कहते हैं? अग्रगामी, ऊर्ध्वगामी, वक्र, सरल। तो याद रखना दोस्तों, जो व्यंजन रेखाएं बीच में टेढ़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वक्र रेखाएं कहते हैं दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो शब्द या अक्षर भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं तो उनके लिए आशुलिपि में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शब्द चिन्ह होते हैं जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं तो आपको शब्द चिन्ह बना दिए जाते हैं छोटे छोटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, रेखाक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेखाक्षर दो प्रकार के होते हैं आपकी, सरल रेखा अक्षर और दूसरे होते हैं आपके वक्राकार रेखा अक्षर। तो याद रखें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरल रेखा अक्षर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सरल रेखा अक्षर हैं जो दोस्तों वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। इसका एक हो जाएगा आपका पहले अग्रगामी सरल रेखा अक्षर दोस्तों, आप नोट डाउन करते चलें दोस्तों। दूसरा अधोगामी, तीसरा ऊर्ध्वगामी सरल रेखा अक्षर होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, वे सरल रेखा अक्षर जो बाएं से दाएं पर रेखा की दिशा में एवं रेखा के ऊपर रेखा के समानांतर लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अग्रगामी सरल रेखा अक्षर कहते हैं। क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या कहता है? अग्रगामी रेखा अक्षर कहलाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से अधोगामी सरल रेखाक्षर का उदाहरण है। हमें अधोगामी बताना दोस्तों। अधोगामी होता है जो ऊपर से नीचे की ओर आता है दोस्तों, जैसे कि चावर हो गया, ये पावर हो गया, टावर हो गया, है ना। एक सब क्या है? अधोगामी होते हैं दोस्तों। और जो नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं वो ऊर्ध्वगामी होते हैं दोस्तों। तो याद रखना, इसमें आपका पा टा चा सभी है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वे वक्राकार रेखाक्षर जो रेखा की दिशा में रेखा के ऊपर रेखा के समानांतर तथा बाएं से दाएं लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो याद रखना, वक्राकार अधोगामी रेखा अक्षर कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, याद रखना, बाएं से दाएं ऐसे तावर होता है जैसे कि आप, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके वक्राकार अधोगामी रेखा अक्षर होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आशुलिपि में छोटे गुणा के रूप में किसको पढ़ा जाता है? ये जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी ऑनलाइन पेपर में 2 से 3 बार आए हैं दोस्तों। तो आप इनको तो आप मोस्टली ही करेक्ट समझें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट जो प्रश्न आए हैं पेपर में वही मैंने इसमें रखे हैं टेस्ट में, तो आप इनको ज़रूर देखें। तो आशुलिपि में छोटे गुणा के रूप में बताना है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना कि आशुलिपि में आप छोटे गुणा का चिन्ह बनाते होंगे दोस्तों, तो वो उसको पूर्ण विराम के लिए होता है दोस्तों, तो इसको भी याद रखें। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पाई वाला रेखाक्षर यदि रेखाकृति के मध्य में आते हैं तो पाई उस रेखाक्षर के खाली स्थान में लगाई जाती है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो याद रखना, जैसे कि आपका का खा ए वाला पाई वाला आ चुका है वर्ड दोस्तों, पाई लगी हुई है। तो अगर बीच में वर्ड आ जाता है रेखाकृति के, तो आप कहाँ लगाएंगे उस पाई को? तो याद रखना दोस्तों कि वो लगता है आपका मध्य में लगेगा दोस्तों। अगर बीच में आती है तो मध्य में लगता है, शुरुआत में आता है अगर पाई वाला तो शुरुआत में लग जाती है, अगर अंत में आता है तो अंत में पाई लग जाती है। तो दोस्तों याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा दोस्तों ताकि आपको ज़्यादातर बहुत सी चीज़ समझ में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपका ऑनलाइन पेपर में बाहर ना जाए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आशुलिपि में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10, 11, 13, 14। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, स्टेनो में एक चीज़ लिखी हुई है, इस प्रकार से लिखी हुई है दोस्तों। तो मैं सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इसको बना देते हैं यहाँ पे। स्वर किस स्थान पर लगा है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वर बताना है किस स्थान पर लगा है, तो वो लगा आपका प्रथम स्थान पर लगा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसको पढ़ने की बात करें तो मान लिखा है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ता वर्ग के व्यंजन शब्द में अकेले हों और उसके पहले स्वर हो
तो ता वर्ग को कैसा बनाया जाएगा दोस्तों? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब ता वर्ग के व्यंजन शब्द में अकेले हों और उसके पहले स्वर हो, मान लीजिए आदि लिखते हैं अपन, ये ता वर्ग का व्यंजन आ गया दोस्तों और इसके पहले क्या हो, स्वर हो, तो हम कैसा ता बनाएंगे? आप हमेशा दाएं आप बनाएंगे बायां, सॉरी दोस्तों, बायां बनाएंगे। ये बायां होता है दोस्तों, ये दायां होता है, तो इसकी पहचान कर लें आप। तो हम कैसा बनाएंगे? हमेशा बायां ही बनाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, या वाहाड़ा के पहले कौन सा ता वर्ग लिखना सुगम होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बायां, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो सुगम लिखने में होता है ऐसे ही लिखने में सुगम होता है दोस्तों, क्योंकि आप यावाहाड़ा को बनाने में सुगमता आपको मिलती है दोस्तों। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, माँ के बाद रा हमेशा कैसा बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी। माँ के बाद रा हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है, ऊर्ध्वगामी। और माँ के पहले अगर रा पूछता तो वो कैसे बनाते दोस्तों? अधोगामी बनाते दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, अगर किसी रेखाकृति में ला बीच में आता है, जैसे पालतू, तो ला को कैसा लिखा जाएगा? अगर दोस्तों जैसे मान लीजिए बीच में आ गया है ला, तो इसको कैसा बनाए जाएंगे? अधोगामी लिखेंगे कि ऊर्ध्वगामी कि अग्रगामी, कि अपनी आवश्यकता अनुसार कैसा भी लिख लेते हैं? तो दोस्तों याद रखना, ज़्यादातर ला अगर बीच में आता है तो उसको ऊर्ध्वगामी में बनाना सुगम होता है दोस्तों, नीचे से ऊपर। अगर पालतू भी लिखेंगे दोस्तों तो आप लोग पालतू ऐसे लिखते हैं दोस्तों, या संक्षिप्त चिन्ह लगा के लिखते हैं बहुत से लोग, तो संक्षिप्त चिन्ह भी लगा के लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकेला हा कैसा लिखा जाता है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, और जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा अधोगामी। अकेला हा आने पर आप अधोगामी भी लिखते हैं दोस्तों, तो इसको आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रारंभिक संक्षिप्त चिन्ह की पहचान करें। तो दोस्तों या बा जो होते हैं अंतिम संक्षिप्त चिन्ह है दोस्तों, जा का प्रारंभिक संक्षिप्त चिन्ह है, जबकि या अंतिम संक्षिप्त चिन्ह, तो ये हो नहीं सकता दोस्तों। जो होगा पा और बा होगा। पा का संक्षिप्त चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, और जा का छोटा सा अर्धवृत्त कर देते हैं तो वो बा का संक्षिप्त चिन्ह कहलाता है दोस्तों। ये प्रारंभिक संक्षिप्त चिन्ह है, तो आप इनको याद रखें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जहाँ तक मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा, तो दोस्तों आप समझने की कोशिश करें, और कहीं भी दिक्कत होती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छोटा व्रत है? तो छोटा व्रत बताना है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जो छोटा व्रत है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सा होते हैं छोटे व्रत, और जा भी होता है दोस्तों, और झा भी होता है, इनके भी छोटे व्रत लगाए जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, का वर्ग कितने अंश के कोण पर बनाया जाता है दोस्तों? तो सीधे सीधा बनता है दोस्तों हमारा का वर्ग, तो कितने अंश का कोण होता है? वो 180 अंश का कोण होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से बड़ा व्रत कौन सा है? अभी छोटा व्रत पूछा था इसके पहले दोस्तों, अब बड़ा व्रत बताना है। तो दोस्तों ये तो हमारा कैंसिल होगा, क्योंकि छोटा व्रत है, ये व्रत ही नहीं है, पा का व्रत नहीं है, का व्रत नहीं है, तो हा का बड़ा व्रत होता है दोस्तों। तो इसको भी आप याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम छोटे आंकड़े की पहचान करनी है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ता, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रारंभिक दोस्तों प्रारंभिक छोटे आंकड़े दोस्तों, रा, ड़ा और ला, ये क्या है आपके प्रारंभिक छोटे आंकड़े हैं। और अंतिम छोटे आंकड़े की बात करें तो ता,
फा होता है दोस्तों, और ना और ड़ा होता है। ये क्या कहलाते हैं? आपके अंतिम छोटे आंकड़े कहलाते हैं दोस्तों, है ना। तो इसको भी याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रारंभिक बड़े आंकड़े की पहचान कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर प्रारंभिक बड़े आंकड़े की पहचान करनी है तो ये सभी होते हैं दोस्तों, क्या, क्वा, ख्या, सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टेनो बना हुआ है दोस्तों। ये शब्द आपका कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, आप फिर से देख सकते हैं अगर वहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा। कुछ इस तरह का बना हुआ है, तो आपको कौन सा शब्द लिखा हुआ है उसकी पहचान करना है दोस्तों। निर्वेद, निवेदन, निर्वात, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप देखिए ध्यानपूर्वक अगर, तो अब वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निवेदन लिखा हुआ दोस्तों। ना बना हुआ है, वा बना हुआ है, दा है और फिर ना का आंकड़ा लगा हुआ है दोस्तों, है ना। निर्वेद की बात करें तो ना में रा का आंकड़ा नहीं लगा हुआ दोस्तों, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। निर्वात में भी नहीं लगा है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निवेदन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपके स्टेनो थ्योरी और कार्य पद्धति से जितने भी क्वेश्चन 40 थे वो आपके सभी करा दिए गए हैं दोस्तों। आप चलते हैं दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ दोस्तों। एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन करेंगे अब यहाँ पे दोस्तों 30 रहेंगे क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बतानी दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अंग्रेजी वर्णमाला में जे की स्थिति क्या है? तो जे बताना दोस्तों कौन से नंबर पे आता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे से 10वें नंबर पर आता है, आप काउंट भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 से 7 तक मुख्य अक्षरों की पहचान करनी है दोस्तों। तो हमारा पहला जो साइलेंट वर्ड बोलते हैं इसी को दोस्तों, मैच में कौन सा साइलेंट वर्ड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैच होता है दोस्तों। जबकि इसमें टी का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो हमारा टी क्या है, साइलेंट रहेगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऑनेस्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ईमानदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एच, साइलेंट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है घोस्ट बोलते हैं इसको, भूत वगैरह भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें जो साइलेंट रहेगा वो भी आपका एच साइलेंट रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों स्कूल। तो स्कूल में क्या साइलेंट रहेगा दोस्तों? आपका जो वो है आपका एच साइलेंट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। स्कूल होता है दोस्तों, तो इसमें आपका एच साइलेंट रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों नाइफ। तो उसमें आपका पता होगा दोस्तों, नाइफ मीन्स चाकू होता है। इसमें जो साइलेंट वर्ड रहेगा वो आपका के रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों अंग्रेजी से रिलेटेड है दोस्तों। ये लुक एट द स्क्रीन कैसा वाक्य है? स्क्रीन की तरफ देखो, इसका हिंदी उच्चारण दोस्तों। तो इसमें क्या किया गया है, आज्ञा दी गई है कि निवेदन किया गया है कि सरल वाक्य दोस्तों, के इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा दी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ गिव मी अ वाटर कैसा वाक्य है? निवेदन, आज्ञावाचक, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका याद रखना, जब प्लीज़ या रिक्वेस्टेड सब जुड़ जाएगा दोस्तों, तो याद रखना वो कौन सा वाक्य कहलाता है, निवेदन वाक्य कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया की पहचान करना है दोस्तों। इज, आर, एम,
नहीं है दोस्तों। ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सहायक क्रिया है। हैज़, हैव या हैड या शैल विल फ्यूचर की दोस्तों। हैड पास्ट की है, बचा एक, तो हैज़ और हैव करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, टेंस कितने प्रकार होते हैं? तो टेंस आपके 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वह घर जा रहा था में कौन सा टेंस है? तो दोस्तों इसको पहचान करना है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जा रहा था। तो याद रखना पास्ट की बात हुई दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कार्य को करने से पहले हमें उस कार्य के प्रति क्या बनानी चाहिए? सूची बंडल, टू डू लिस्ट ध्यान में रखना चाहिए, किताब के पेज पर लिख कर जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टू डू लिस्ट बनानी चाहिए हमें अपने दिनचर्या की कार्य को कैसे करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मोटिवेशन का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से द्विमार्गीय संप्रेषण की पहचान करें। तो द्विमार्गीय संप्रेषण होता है दोस्तों दोनों तरफ से जो बोला जाए। तो टेलीविज़न में तो संभव है नहीं ऐसा कुछ दोस्तों, ना ही रेडियो में ऐसा कोई संभव। दूरभाष है तो आपका इसको बोलते हैं टेलीफोन दोस्तों, या मोबाइल वगैरह भी बोल सकते हैं। तो दोनों तरफ से आवाज़ आती है तो ये क्या कहलाएगा? द्विमार्गीय संप्रेषण कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जोखिम उठाने वाले को क्या कहते हैं? मजदूर, मूर्ख, समझदार आदमी, उद्यमी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जोखिम उठाता है, कंपनी लगाता है, पैसा लगाता है, उसे उद्यमी बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, किस संप्रेषण में खर्च सबसे कम होता है? वो होता है दोस्तों मौखिक में, क्योंकि उसमें आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, सीधा बोल दो आप। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमौखिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों याद रखना अमौखिक संप्रेषण 3 प्रकार के होते हैं। काइनेसिक्स, याद रखना दोस्तों, काइनेसिक्स, फोनेटिक्स और पैरा लैंग्वेज। तो याद रखना दोस्तों उसको 3 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा शायद, ये हैंड बना हुआ है दोस्तों। तो ये चिन्ह है, इसमें बताना है कि इंडिया में इसका क्या अर्थ है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों इंडिया में। अगर ना दिख रहा हो आपको तो जूम कर दें दोस्तों। दोस्तों उसको बताना है आपको इंडिया में जो इसका अर्थ है वो होता है दोस्तों अच्छा होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कुछ चिन्ह दिए गए हैं दोस्तों, किस प्रकार का चिन्ह है दोस्तों आप पहचान करनी है कि आदेशात्मक चिन्ह है, निषेधात्मक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, इनमें से कोई नहीं चिन्ह है तो बताना दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना ये अस्पताल की जानकारी देता है तो ये कौन सा चिन्ह कहलाएगा? आपका सूचनात्मक चिन्ह कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी बताना किस प्रकार का चिन्ह है दोस्तों। आदेशात्मक है, निषेधात्मक है, सूचनात्मक है, चेतावनी चिन्ह है। तो दोस्तों याद रखना ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चेतावनी चिन्ह दोस्तों, आपको चेतावनी दी जाती है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग का पालन करें, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ये है दोस्तों, इसका आपको आंसर बताना है। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये निषेधात्मक चिन्ह होता है दोस्तों, जैसे सिगरेट, यहाँ पर धूम्रपान करना मना है ना दोस्तों, याद रखना ये निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। ये चिन्ह बताना किस प्रकार का चिन्ह है दोस्तों, आदेशात्मक है, सूचनात्मक है, निषेधात्मक है, चेतावनी चिन्ह है। तो दोस्तों ये जो होती है आपकी चेतावनी चिन्ह होते हैं। त्रिकोण जितने भी होते हैं आपके चेतावनी चिन्ह होते हैं दोस्तों, तो इसको भी याद रखना आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न आपके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आरबीआई का पूरा नाम क्या है। तो बताना दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुणवत्ता की कितनी विमाएँ हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणवत्ता की 9 विमाएँ होती हैं दोस्तों, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्पादन के कितने कारक होते हैं, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्पादन के, मैंने आपको पिछली वाले वीडियो में बताया था दोस्तों, उत्पादन के होते हैं आपके 5 कारक। एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, तो आप देख लीजिए थोड़ा। पहला होता है उद्यमी, फिर वो भूमि खरीदता है दोस्तों, पूंजी लगाएगा, श्रम होना चाहिए उसके पास, और फिर होता है मैनेजमेंट, प्रबंधन होना चाहिए उसके पास, है ना। तो ये 5 कारक हैं दोस्तों किसी वस्तु के उत्पादन के लिए। तो आप इनको आप लिख लें या फिर आप याद कर लें इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आरजीबी का पूरा नाम क्या है। रात में गहरा पानी, लाल गुलाबी नीला, रेड ग्रीन ब्लू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेड ग्रीन ब्लू होता है इसका पूरा नाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रिपल टी का पूरा नाम क्या है। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टच टोन टर्मिनल। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये हमारा 100वां प्रश्न है अगला जो होने वाला है दोस्तों, 30 नंबर का। तो इसको भी देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 2 व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को क्या कहते हैं। बातचीत, संप्रेषण, बोलचाल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 2 व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को संप्रेषण कहा जाता है या कम्युनिकेशन कहते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब अगर आपके जो अंक आए हैं आप उसको कमेंट करके हमें बताएं, और जहां भी आपको डाउट है वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। अगर आपको टेस्ट पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा दोस्तों, और जहाँ तक कोशिश करूँगा कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं दोस्तों वो सभी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करा सकूँ। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन कर लें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 या 2 बार पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।